नमस्कार, मैं हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एनालिसिस। देखिए, हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पर एक एनालिसिस करेंगे, साथ ही में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, जो पूछे गए हैं उससे रिलेटेड वो। और साथ ही में मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है वो है क्या। प्रतिबद्ध सीरीज में हम सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। आज के इस विषय में हम GS1 का हिस्ट्री और कल्चर डोमेन लेंगे और यहां पर रिवोल्ट ऑफ 1857 पर एक एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, तो दिस इज पार्ट 7 फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन और चलिए शुरुआत करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रिवोल्ट जो तकरीबन 1.5 से 2 साल तक चला। इट इज अ म्यूटनी विच टुक प्लेस बिटवीन 1857 टू 1859। ये एक वाइड स्प्रेड रिबेलियन था जो अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ पहुंची थी साल 1608 में और उसके बाद से वो मर्चेंट बनकर या व्यापारी बनकर भारत में रहे। They established several cities in India, including Calcutta, Madras, and in some way Bombay also. तो ये सब उन्होंने ही बसाए और यहां पर अपनी सेटलमेंट्स डेवलप की। भारत का कोई कोस्ट नहीं बचा था जहां पर अंग्रेजों ने अपनी सेटलमेंट्स नहीं बनाई थी। फिर दे वेंट ऑन फॉर अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम बंगाल। बंगाल से उन्होंने अपने भारत पर कब्जे करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत के बंगाल का कॉन्क्वेस्ट जो है के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई वहां पर तकरीबन बंगाल पर उन्होंने अपना पूरा नियंत्रण बना लिया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के बाद से तो अंग्रेजों का सभी चीजों पर, चाहे आप देख लें निजामत हो, चाहे उसके अलावा आपका जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी चीजों पर जो है वो कंट्रोल आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के। 1765 से 1772 तक उन्होंने इंडियन लोगों के जरिए, इंडियन सबऑर्डिनेट्स के जरिए, जैसे मोहम्मद रजा खान और महाराजा सिताब राय के जरिए बंगाल में शासन किया। आफ्टर 1773 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट करना शुरू किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। और इसी दौरान ब्रिटिश बंगाल के साथ साथ और भी इलाकों पर कब्जा करने की नीति के साथ जो है वो भारत में इंटरनल डिस्प्यूट्स जो रूलर्स के थे उनमें पड़ना शुरू कर चुके थे। मैसूर, मराठा, सिख, उसके अलावा बर्मा, ये सब एक एक करके उन्होंने कब्जाए। अवध जैसे स्टेट सेंट्रल इंडिया में, उसके अलावा झांसी, नागपुर, ये सब एक एक करके कब्जाए गए। आखिर में पंजाब को कब्जाया गया 1849 में, लेकिन तब तक भारत के बड़े हिस्सों पर अंग्रेजों ने कब्जे कर लिए थे। इस बीच में उन्होंने कुछ पॉलिसीज यूज की, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसीज, जिनके जरिए उन्होंने अपने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट को आसान बनाया। शायद नतीजा यही था कि उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जो है वो नकारात्मक जो है छवि बननी शुरू हो गई थी लोगों के बीच में, और नतीजा था ये रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक अनसक्सेसफुल रिबेलियन हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बट इसको कुछ हद तक सक्सेसफुल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर ब्रिटिश क्राउन, उसको तो इसके बाद सैक कर दिया गया और उसको भारत से वापस बुला लिया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली टेक ओवर किया। पर हम इस रिवोल्ट के कॉजेज जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और इसमें आप जो रीजंस हैं एक एक करके उनकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज पे चलते हैं। देखो, 5 तरीके के हैं कारण: पॉलिटिकल कॉजेज, उसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, सोशो इकोनॉमिक कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज। सबसे पहले बात पॉलिटिकल कॉजेज की। पॉलिटिकल कॉजेज में एक तो आता है डायरेक्ट एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स। किसी भी स्टेट को कब्जाया जाना ऑब्वियसली
वहां के लोगों को पसंद नहीं आएगा और ना ही उनकी लीडरशिप को, जिनको भी डिस्प्लेस किया जाए। अब इसकी वजह से अनरेस्ट पैदा हुआ। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को बाहरी लोग समझा गया, जिसकी वजह से लोगों में अनरेस्ट था। उसके अलावा दो बड़े रीजंस थे अगर आप इसमें देखें तो। कुछ पॉलिसीज अपनाई गई उनके द्वारा टेरिटरीज अनेक्स करने के लिए, जिसमें पहली थी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या थी? इसके अंदर जितने भी जो राजा महाराजा थे उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्म फोर्सेस को ऑफर किया करते थे। आर्म फोर्सेस को ऑफर करने के बजाय, करने के एवज में वो उनसे काफी सारी चीजें मांगते थे, जैसे कि वो आर्म फोर्स जिस भी रूलर को ऑफर करेंगे वो अपनी जो डिफेंस को लेके जो अपनी डिसीजन मेकिंग है वो अंग्रेजों के हिसाब से बनाएंगे। यानी कि फॉरेन अफेयर जो है वो अपने बहुत हद तक वो अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे और साथ ही में अपनी फौज जो है उसकी संख्या कम रखेंगे एंड द रूलर विल पे फॉर ब्रिटिश आर्मी जो वहां पर उनके लिए रखी जाएगी। इसके जरिए बहुत सारे काम करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे रूलर को फौज ऑफर करके उस फौज का खर्चा उस रूलर से निकलवा लेना और खुद उसको कुछ भी पे ना करना। लेकिन फिर भी उसका फाइनल कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहता था, ना कि उस रूलर के हाथ में। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी फौज को किसी और राजा के एक्सपेंसेस पर जो है वो पलने के लिए रख देती थी। साथ ही में इस फौज का जब चाहे जैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि फाइनल डिसीजन मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट ऑफिशियल्स के हाथ में रहती थी। जब उस स्टेट ने कहीं भी अपनी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, और या फिर कोई भी इंटरनल मिसरूल देखने को मिला, तो बहाना बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी उस स्टेट को अनेक्स करने से भी नहीं चूकती थी। तो इसी वजह से ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी बिकेम अ सिंबल ऑफ विकेडनेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इस समझौते के तहत निजाम ऑफ हैदराबाद को अपना शिकार बनाया था। आफ्टर दैट मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, होलकर सब इसी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी का शिकार हुए थे। ठीक है, पेशवा के साथ ऑब्वियसली 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन की गई थी, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब इसमें यह बता दूं कि वैसे तो ये पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी इसको भारत में इंपोज करने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 में इंडिया आए थे। बट ओरिजिनली इट वाज द आइडिया ऑफ अ फ्रेंच गवर्नर कॉल्ड डुप्लेक्स, जिन्होंने 1740s में उसको अपनाने की कोशिश की थी और अपनी फौज को इंडियन रूलर्स को ऑफर करके बेनिफिट्स हासिल करने की कोशिश की थी। बट इसको बड़े स्केल पर अप्लाई किया ब्रिटिश जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 ऑनवर्ड। उसके बाद तो ये ब्रिटिश पॉलिसी बन गई। बट आफ्टर, और मतलब पहले वेलेस्ली एंड देन लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको सक्सेसफुली इंपोज किया। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओरिजिनली दिस पॉलिसी वाज डिजाइन्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जब उन्होंने उसके जरिए एक छोटी सी साउथ इंडियन स्टेट के टूर स्टेट को कब्जाया था इन 1829। बट आफ्टर दैट इन 40s इसको एक स्टेट पॉलिसी बनाया लॉर्ड डलहौजी ने लेट 1840s में। 1848 में सतारा अनेक्स किया गया, जैतपुर सांबलपुर 1849 में, बघात हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में इन्हीं पॉलिसीज के जरिए कब्जाए गए। तो दीज वर द स्टेट्स विच वर अनेक्स्ड अंडर दीज टू पॉलिसीज। और इसकी वजह से रिसेंटमेंट क्रिएट हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रूलर्स में भी आक्रोश था और साथ ही आम जनता जो इन स्टेट्स में रहने वाली थी, इन प्रोविंसेस में, वो भी नाराज हुई। और नतीजा था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो दी स्टेट्स और इनके रूलर्स आम जनता के साथ विद्रोह के लिए खड़े हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। अब सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज देख लेते हैं। सबसे पहले सोशल रिलीजियस कॉज में अगर आप देखें तो फर्स्ट वाज स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन।
जिस तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन फैल रही थी, ये अलार्मिंग कंसर्न्स पैदा कर रही थी हिंदुस्तान में। लोग कई चीजों से घबराए हुए थे कि कैसे भारत अंग्रेजी सभ्यता को भारत पर थोपा जा रहा है। इससे लोगों के अंदर जो है वो डर क्रिएट हो रहा था कि कहीं ब्रिटिश सरकार भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की तैयारी तो नहीं कर रही, और उनका रिलीजियन लॉस इसकी वजह से ना हो। 1850 में एक एक्ट आई जिसने हिंदूज को, जो पहले नियम कानून था उसमें कुछ बदलाव किया। पहले यह था कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपना रिलीजन चेंज करता है तो देन ही विल नॉट गेट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपने पिता की पैतृक संपत्ति उसे नहीं मिलेगी। बट 1850 के इस कानून के तहत यह बदलाव किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल भी लेता है तो इवन देन ही विल गेट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जिससे लोगों में यह डर पैदा हुआ कि शायद ब्रिटिश सरकार जल्दी हमें कन्वर्ट करने की तैयारी कर रही है। ऊपर से सती प्रथा और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे कानूनों पर रोक लगा दी गई, और 1829-30 में और 1856 में जो विडो रीमैरिज को लीगल बना दिया गया। इससे भारतीयों में यह डर पैदा हुआ कि हमारे जो कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशन है शायद ब्रिटिश उनको ताक पे रख रहे हैं और उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, जिसमें बच्चे टाई लगा के जब स्कूल में जाते थे और अंग्रेजी तरीकों से पढ़ाई कराना, ये डर पैदा कर रहा था आम लोगों के दिमाग में। और धार्मिक जो है जो नजरिए से अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इसके जरिए शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को ईसाई बना रही है। उस समय की बैकवर्डनेस के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये वह आइडियाज उस समय पे लोगों में थे। ऊपर से इतना डर था उन दिनों पर कि रेलवे और टेलीग्राफ, अगर रेलवे में किसी ने सफर कर लिया या टेलीग्राफ पढ़ भी लिया तो यह समझा जाता था कि उसने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। उनको भी सस्पिशन की निगाह से देखा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो अब इसमें यह मैंने आपको बताया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड और सती 1829 में इस एक कानून बनाकर इस पर रोक लगाने की कोशिश की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जिसमें वो महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती थी उनको जो है आग पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अगेंस्ट कानून बना दिया था किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बच्चियां पैदा होती थी उनको मार दिया जाता था सिर्फ उनके जो है वो गर्भ, वो लड़की होने की वजह से। ठीक है, तो ये सब चलता था, लेकिन इनके खिलाफ 1829 और 30 में लॉज बनाए गए, जिससे लोगों में ये डर पैदा हुआ कि शायद उनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ ब्रिटिश छेड़खानी कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों ने ऐसी कोशिश नहीं की थी, भारत में हमेशा उन्होंने फूक फूक के कदम रखे थे, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा था कि वो इंडियन ट्रेडिशंस को खत्म करने जा रहे हैं। सोशो इकोनॉमिक कॉजेज में अगर हम देखें तो हैवी टैक्सेशन इंपोज किया जा रहा था इकोनॉमिक कॉजेज में अगर देखते हैं तो, और हार्श रेवेन्यू कलेक्शन जो मेथड्स थे, इससे किसान और जमींदार दोनों ही परेशान हो रहे थे। क्योंकि किसानों जो टैक्सेस जो लगाए जाते थे तो जमींदार उन्हें कलेक्ट करता था, और जमींदार अगर समय से किसानों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाता तो जमींदार की जमीनों की नीलामी होती थी। तो इससे किसान और जमींदार दोनों ही परेशान थे। लैंड लॉसेस ड्यू टू डिमांड एंड लोन्स, अब ऐसा भी होता था कि जब टैक्सेस नहीं पे कर पाता था आम किसान तो फिर वो लोन लेता था जमींदारों से या फिर जो है वो बड़े साहूकारों से, और फिर उनके जाल में फंस जाता था। अपनी जमीन या तो गिरवी रख देता था या फिर और बड़ा कर्जा ले लेता था, जिससे उसकी जनरेशंस तक कर्जे के बोझ में दब जाती थी। कई सिपाही बड़े सादे बैकग्राउंड से आते थे, ज्यादातर किसान वर्ग से। जब वो सिपाही और उनकी फैमिली को टॉर्चर किया जाता था, उस समय वो सिपाही कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दूर दराज क्षेत्रों में लड़ रहे होते थे। ऑब्वियस है कि जब उनके परिवार को तंग किया जाता तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे, जो जिनकी फैमिली किसान थी या खेती करती थी, वो जरूर अपने मास्टर्स के खिलाफ खड़े हो जाते और उनके खिलाफ युद्ध छेड़ते थे। तो बड़े नेचुरल चीज थी, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो रही थी इस समय पर 1857 में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से बहुत सस्ते मशीन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में लेकर आ रही थी, जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही थी। और यहां भी एक रीजन बन रहा था लोगों में नाराजगी का, लोगों में आर्थिक तंगी जो पैदा हो रही थी, वो एक रीजन बना रिवोल्ट का। आगे सोशो इकोनॉमिक रीजंस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी। अगर इसका एनालिसिस करें तो एक बात समझ में हमें आएगी कि
जब भी इंपोर्ट किया जाता है किसी देश में, तो आप अपने जो पैसे को किसी और देश की जो है वो तरक्की में के लिए दे देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां से इंपोर्ट किया जाता है तो मनी वहां चली जाती है। लेकिन जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें बेनिफिट होम कंट्री को होता है। लेकिन यहां इस केस में ना तो इंपोर्ट का कोई बेनिफिट था, ना ही एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने से पहले ये सब चीजें इंडिया में इंपोर्ट नहीं की जाती थी, बट उनकी आदत लोगों को लगाई गई और आम लोगों की हैबिट्स में उन्हें डाल दिया गया। जैसे पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल, डेट, ड्राई फ्रूट, रोज वाटर पर्शियन गल्फ से आता था। कॉफी, ड्रग्स, गोल्ड, हनी अरेबिया से आता था। टी, शुगर, पोर्सलेन और सिल्क चाइना से आता था। गोल्ड, मस्क, वुलन क्लोथ तिब्बत से आते थे। टिन सिंगापुर से। स्पाइसेस, परफ्यूम, मराक, शुगर इंडोनेशिया के आइलैंड से। और आइवरी और ड्रग्स अफ्रीका से। वुलन क्लोथ, मेटल, कॉपर, आयरन, लेड, पेपर यूरोप से आता था। तो ऑल दीज आइटम्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस, और जिसकी वजह से इंडियन मनी फ्लो करके इन सभी रीजन्स में जाती थी। बट इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि ये सब इंपोर्ट एक मीडिएटर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू होता था, जो बीच में अपना भी मार्जिन ऐड करती थी, जिसकी वजह से ये चीजें और कॉस्टली होती थी। इसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट में फायदा तो होना चाहिए। एक्सपोर्ट जैसे कॉटन टेक्सटाइल दुनिया भर में फेमस थी और इसीलिए उनकी दुनिया भर में डिमांड भी थी। सिल्क और सिल्क फैब्रिक्स भी ऐसी। हार्डवेयर, इंडिगो, सॉल्ट पेट्रे, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन और ड्रग्स, ये सब एक्सपोर्ट तो होते थे, बट इसका होम कंट्री इंडिया को फायदा नहीं होता था। रीजन था क्योंकि ऑल द बेनिफिट्स वर रीप्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बीच में बड़ा मार्जिन ऐड करती थी, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट कर रहे होते थे उसको, तो इसी वजह से वो सारे बेनिफिट जो है वो ले जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में टैक्स कलेक्शन के तरीके, हैवी टैक्सेशन इंपोज किया जाता था 3 डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट रीजन्स में। परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी, जहां बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस रीजन्स, मॉडर्न डे यूपी के, नॉर्दर्न कर्नाटक, इन सब जगह जमींदारी सिस्टम लगाया गया था। ये 1793 में इंपोज किया गया सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद अगर हम देखें महलवारी सेंट्रल इंडिया पंजाब में लगाया गया। साथ ही में ये सिस्टम जो था महलवारी सिस्टम, इसके अंदर जैसे जमींदारी सिस्टम में जमींदार को लैंड ओनर बनाया जाता और जमींदार टैक्स कलेक्ट करता, एक शेयर अपने पास रखता और कुछ हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराता। महलवारी में जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका यूज किया गया और जो पुराने महल थे उन्हीं को लोग टैक्स जमा करते और ओवरऑल जो टैक्सेशन था उसमें से अपना हिस्सा कलेक्ट कर लेती उस रीजनल रूलर से, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह सिस्टम 1822 में होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। और साथ ही में तीसरा था रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी उन इलाकों में जहां पर जमींदार या मिडिलमैन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो वहां पर मलाबार, कोयम्बटूर, मद्रास, मदुरई में थॉमस मनरो ने शुरू किया रियोतवारी, जहां सीधा किसान से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और यहां पर बाद में महाराष्ट्र, ईस्ट बंगाल और असम के हिस्सों में भी यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द रियोत। रियोत मतलब इंडिविजुअल पीजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये किया गया। उसके अलावा अगर हम और चीजें देखें तो उसमें है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस में एक चीज है कि 87% ऑफ द पीपल जो ब्रिटिश आर्मी में थे दे वर ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिपाहीज थे, बट प्रॉब्लम ये थी दे वर नेवर गिवन रैंक्स अबव सूबेदार, इससे ऊपर किसी को रैंक नहीं दिया जाता था। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन होता था। इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश सोल्जर्स से इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, उन्हें सुअर या निग्गर कहकर भी बुलाया जाता था आर्मी में ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा। पे इनइक्वालिटी, इंडियन सिपाहियों को कम पैसे मिलते थे यूरोपियन काउंटरपार्ट्स के मुकाबले ऑफ सेम रैंक। उसके अलावा इंडियंस को इंडिया के बाहर सर्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा भत्ता या कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता था। मान लीजिए कि अगर अफगानिस्तान में लड़ने भेजा जा रहा है या फिर तिब्बत में, तो उनको एक्स्ट्रा कोई भी भत्ता नहीं मिलेगा। उसके अलावा हार्श सर्विस कंडीशंस, सिपाहियों को
अपने घर से बाहर लड़ने के लिए भेजा जाता था। और हिंदुओं में तब एक बिलीफ भी था कि अगर कोई व्यक्ति सी क्रॉस करके किसी नई लैंड पर चला जाता है तो वो अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 आई थी, जिसकी वजह से हर सिपाही को फॉरेन लैंड्स पे जो है वो काम करने के लिए जाना जरूरी था, और ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये पुरानी हार्ड सर्विस कंडीशन से जुड़ी हुई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमीडिएट कॉज ऑफ द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ये रिवोल्ट ट्रिगर हुआ था ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस की वजह से। एक P53 एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1853 में। इस नई जो बंदूक में कई सारी चीजें थी, एक तो इकोनॉमी, इसमें गोली मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ता था, ऊपर से यहां पर जो फौजी थे उनको दो अलग अलग बैग्स कैरी नहीं करने पड़ते थे, बारूद के और गोलियों के अलग अलग बैग्स कैरी नहीं करने पड़ते थे, और गन में लोड करना भी पहले के मुकाबले आसान था। ये नई एनफील्ड राइफल्स जो निकाली गई थी, इसमें बहुत हद तक समय की बचत और पैसे की बचत थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन यहां पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी किए गए थे। यहां पर एक ऐसी पेपर केसिंग में गोली को रखा जाता था, इसमें ऊपर पाउडर होता था और साथ में कुछ ग्रीस जो इस पेपर के आसपास जो है वो लपेटनी होती थी, जिसकी वजह से कभी भी इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर की वजह से अंदर रखा हुआ जो गन पाउडर है वो बर्बाद ना हो। इसी के लिए ग्रीस लगाई जाती थी इसमें, और सोल्जर को इसे अपने मुंह से छीलना था और इस गन पाउडर को भी इसमें डालकर बुलेट के अंदर डाल के फिर फायर करना होता था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो वो ग्रीस थी वो मुंह से जो है वो टच होती थी, और यहां पर हिंदू और मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने का जो है वो लोगों में अंदेशा लग रहा था, क्योंकि दीज कार्ट्रिजेस जो थी इनके अंदर गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई थी, जिससे हिंदूज और मुस्लिम दोनों के ही सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। और फाइनली लॉर्ड कैनिंग ने इन ग्रीस कार्ट्रिजेस को विड्रॉ करने के ऑर्डर तो दिए, बट अनरेस्ट अब तक स्प्रेड हो चुका था। और ये स्प्रेड हुआ विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 आउटब्रेक, जो 1857 में हुआ जब मंगल पांडे नाम के एक यंग सिपाही ने बरकपुर में अपने जो अंग्रेज अफसर थे, सीनियर अंग्रेज अफसर, उन पर गोली चला दी। इसके बदले में ही वॉज हैंग टिल डेथ ऑन 8 अप्रैल। एक्चुअली ऐसा ये बोला जाता है कि मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया था, बट उस रिबेल को क्रश कर दिया गया। आफ्टर दैट मंगल पांडे एक एग्जांपल सेट करने के लिए ही वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857, बट आफ्टर 1 month on 9th May 1857 in Meerut 85 soldiers of a company also refused to use these cartridges, क्योंकि मंगल पांडे का भी इशू ये ग्रीस कार्ट्रिजेस ही थे, जिसकी वजह से उसने ये अपने अफसर पर गोली चला दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसके बाद 1 महीने बाद मेरठ से बड़ी म्यूटनी शुरू होती है, जब 85 सोल्जर्स वहां पे मना कर देते हैं कि हम इस ग्रीस कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट उस दिन उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उनको सर्विस से निकाल दिया गया। 10 साल की लंबी अवधि की सजा सुनाई गई। तब मेरठ में जो पूरी बटालियन थी वो रिवोल्ट कर देती है। उसमें इंडियन सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश सीनियर्स, और नतीजा था द रिवोल्ट ऑफ 1857 आउटब्रेक। मेरठ से लड़ाई शुरू हुई और जा पहुंची जल्द ही दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ। और मेरठ में जो रिवोल्ट के लीडर थे वो थे कदम सिंह, और 10 मई को दे स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली। ठीक है, आफ्टर दैट कॉजेज ऑफ रिवोल्ट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे क्या थी कोर्स ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मेजर स्टॉर्म सेंटर्स बने, देन किस तरीके से रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, फिर नेचर, सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंसेज उनके जानेंगे। और साथ ही में हम इसके ऊपर कौन सी किताबें लिखी गई हैं वो पढ़ लेंगे, साथ ही में क्या डिफरेंट व्यूज हैं हिस्टोरियंस के, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में हम जो रीजंस हैं फॉर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वो समझ पाए हैं, एंड हाउ द आउटब्रेक हैपेंड ये भी हम समझ पाए हैं। बट नेक्स्ट क्लास में हम कोर्स ऑफ रिवोल्ट, मेजर स्टॉर्म सेंटर्स, हाउ द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, नेचर, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।